हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री +1 का। तो इसमें हमने अब क्वांटम मैकेनिक्स और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डी ब्रोगले प्रिंसिपल, जिसमें उसने कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करते हैं, डुअल कैरेक्टर होता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करती है। तो जो ब्रांच साइंस की डी ब्रोगले और हेजनबर्ग के साथ डील करती है उसे क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स है, इसका जो हार्ट है वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने 11th जैसी क्लास में, इतनी लोअर क्लासेस में तो नहीं करना होता। हमने इसकी डेरिवेशन जो है वो मास्टर डिग्रीज में और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में करना होता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का एक रिजल्ट ही छोटा सा पढ़ना है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इरविन स्क्रोडिंजर ने 1926 में दी थी और इसने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो था डिस्क्राइब किया था एक इक्वेशन की टर्म में, जिसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहा जाता है। इसको पेपर में सिर्फ एक नंबर की लिखने के लिए आती है 11th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इसमें पॉसिबल है 11th स्टैंडर्ड के लिए, वो जो डिटेल में हो सकता है दैट विल बी टेकिंग अप। तो इसको आपने रीड करना है। ये जो डी ऐसे करके बना हुआ है, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई है। ये जो साइन है त्रिशूल जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज साई। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें जो साई है उसे एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव कहा जाता है, जिसको मैं आगे चल के बताता हूँ। एक्स वाई जेड जो हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साई इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, ब्रीफेस्ट इंट्रोडक्शन। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट उसने करा डी ब्रोगले प्रिंसिपल और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इससे पहले जो मॉडल ऑफ एटम थे उनमें कोई ना कोई ड्रॉबैक आई जा रहा था। जे थॉमसन मॉडल में ड्रॉबैक था, बोहर मॉडल ऑफ एटम में ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ड्रॉबैक था। तो अब जब डी ब्रोगले प्रिंसिपल आया तो आइंस्टाइन ने डी ब्रोगले को कहा कि आप ये जो डुअल करैक्टर है आप कह रहे हैं, डी ब्रोगले कह रहा था कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनका डबल करैक्टर होता है। तो आप ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फोटोन के लिए भी अप्लाई कीजिएगा। तो रिलेशनशिप हमने डी ब्रोगले में प्रूव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो हेजनबर्ग ने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन की या तो एक्यूरेट पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं या आप उसकी वेलोसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। दोनों क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली एक्यूरेट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इन दोनों को कंसिडर करते हुए स्क्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन ड्राइव करी थी। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है। बस आपको ये रिज़ल्ट लर्न करना है और मैं आपको इसके बारे में जो बताऊंगा वो आपने याद करना है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसको आपने रीड करना है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड,
ये जो साइन है साई को रिप्रेजेंट करता है, m जो है स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, h प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, e टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साई जो है वेव का एम्पलीट्यूड भी है और इसे वेव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या क्या क्या, हाँ, वेव फंक्शन भी कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड है। आपको याद भूल गया एम्पलीट्यूड का, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्रस्ट की हाइट है ना, तो इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम साई के साथ लिख सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड हो गया ना वेव का, ये इलेक्ट्रॉन की वेव है। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हम ये पढ़ना चाहेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। उसने कहा था, स्क्रोडिंजर ने इस रिजल्ट्स के बाद जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन दी थी, उसमें उसने कहा था कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू क्वांटाइज्ड होती है। वैसे बोहर ने भी ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था। तो स्क्रोडिंजर जो है डी ब्रोगले और हेजनबर्ग दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल भी है और वेव करैक्टर भी शो करता है। तो इसका पहला पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो होगा उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, और ये क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव की गई हैं। इसमें जो साई है उसकी अपनी तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो इसका अगर स्क्वायर कर दें, साइज स्क्वायर कर दें, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास 3 डिमेंशनल स्पेस में कितनी हो सकती है। यानी कि न्यूक्लियस के आसपास 3 डिमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होती है, और उस 3 डिमेंशनल स्पेस को लेटर ऑन क्या कहा गया, ऑर्बिटल कहा गया। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। जैसे आप कह सकते हैं कि आप के बहुत ही क्लाउडी डे है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्लाउडी डे है और उस क्लाउडी डे में आपको लगता है कि बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी है बारिश होगी, लेकिन इट मे नॉट रेन एट ऑल, बारिश नहीं भी हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन यू कैन प्रोवाइड फ्रॉम योर एंड, जो आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो इसमें कहा गया कि साई स्क्वायर जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने के चांसेस न्यूक्लियस के आसपास जो हैं वो एक 3 डिमेंशनल स्पेस में होते हैं। या आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियस के आसपास एक 3 डिमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम, और उस 3 डिमेंशनल स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उस 3 डिमेंशनल स्पेस को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो टर्म प्रोबेबिलिटी है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से आई, क्योंकि हेजनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन फाइंड आउट करते हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो तो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये सपोज करो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सपोज करो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह है, यहाँ भी हो सकता 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 है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड की तरह है, तो इसे इलेक्ट्रॉन वेव कह देते हैं। तो ये जो आपको 3 डिमेंशनल स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस 3 डिमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इस 3 डिमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है,
तो आपको समझ लग गया कि साई जो है वेव फंक्शन है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर जो है वो ये बताता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एक एम्प्टी 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको ऑर्बिटल कहते हैं। वहाँ पे ये जो ब्लू डॉट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शंस होते हैं, जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी साई की वैल्यू निकलती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एक बड़ा सा घर है या एक मल्टीप्लेक्स है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक मॉल है, तो मॉल के अंदर कितने सारे फ्लोर होते हैं, बेसमेंट 2, बेसमेंट 1, देन बेसमेंट, देन ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, and then maybe fifth floor, maybe sixth floor. There are so many floors are present in a mall. Similarly, एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही ये पता चला कि एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है यही कि चूँकि एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन यानी कि साए होते हैं जो कि निकलते हैं उसको सॉल्व करने के बाद स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, इसलिए बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंबल्स के बारे में तो मैंने 5वें पास्टुलेट में दोबारा से बताया है। सिंबल्स के बारे में वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स वाई जेड जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। वंस अगेन स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स मतलब लाइक यू नो वेरी वेल। ठीक है, सपोज कीजिए ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये स्पेस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जो स्मॉल m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जो कैपिटल E है ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जो कैपिटल V है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। H प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं 6 पॉइंट पे आता हूँ। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया स्क्रोडिंजर ने, ये मैं एक चीज़ आपको ऑफ द ट्रैक बता दूँ इस वीडियो में, इसके ऊपर पूरा एक सेमेस्टर होता है केमिस्ट्री में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड सेम में, कईयों में फर्स्ट सेम में, कईयों में थर्ड सेम में, कईयों में मास्टर डिग्री में। मतलब ये एक पूरा सब्जेक्ट है क्या, जिसमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को ही डील करना होता है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब एक पूरी किताब ही होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। मैं आपको डरा नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ। तो मैं, मेरे कहने का मतलब हो कि आपने इतना पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इसकी डेरिवेशन नेट से निकाल के ड्राइव करने की कोशिश ना करने शुरू कर देना। ये 11th स्टैंडर्ड है, ये आपकी प्री नर्सरी है। जैसे आप प्री नर्सरी में A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पढ़ते हो और वहाँ पे केमिस्ट्री या साइंस नहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं डे 1 से, इसी तरह से 11th स्टैंडर्ड में वेव मैकेनिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स की आप ABC पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा 6 मंथ्स का कोर्स होता है मास्टर डिग्री में और ग्रेजुएशन में, BSc और MSc क्लासेस में। वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की एक पूरी किताब लगती है जहाँ पे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के साथ ही माथापच्ची की जाती है और उसी के साथ सारा डील किया जाता है। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि ये XYZ जो हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। जब आप स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, आप नहीं मतलब केमिस्ट लोग जब ड्राइव करेंगे, आप भी कर सकते हैं, पर कब, जब आप केमिस्ट्री कोर्स को परस्यू करोगे हायर क्लासेस में, नॉट इन द 12th स्टैंडर्ड बट इन द BSc एंड MSc स्टैंडर्ड,
तो जब आप स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हायर क्लासेस में ड्राइव करोगे तो आपको एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की साई की वैल्यू मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी एनर्जीज की वैल्यूज मिलेंगी, और इन वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो वैल्यू कॉन्टिन्यूस होती हैं, फाइनेट होती हैं, फिक्स होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और इन एनर्जी की वैल्यू को ईजेंस वैल्यू कहा जाता है। वो आगे चल के आएगा भी, लिखा हुआ भी आएगा, ईजेंस वैल्यू। ठीक है। मुझे बुक में और प्रिंटिंग में, इसके पीडीएफ में, फाइल में आपको भेजने का इतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स ही सेंड करूंगा इसके। ठीक है, तो आप वहां से अपने नोट्स इसके बनाना। ओके, तो अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आती है, कि एक तो पहली ये आती है 1 नंबर की कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखिए जी, बस बात ख़त्म होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि साई और साई स्क्वायर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये मैंने पहले भी आपको बना के दे दी थी, तो अज्यूम कर लीजिए कि ये वेव है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेव है, और डी ब्रोगले रिलेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी। यहाँ पे हम वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, इसकी जो हाइट है वो साई यानी कि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो साई स्क्वायर है, यानी साई का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोबेबिलिटी of finding the electron around the nucleus in three-dimensional space called atomic orbital। तो लीजिए दोबारा से ये फिगर, ये है न्यूक्लियस और ये है 3 डाइमेंशनल स्पेस, इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के चांसेस होते हैं। एक ऑर्बिटल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर मैं तो यहाँ पे बहुत सारे बना रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, मुझे क्या पता यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी। जब मैं यहाँ पे डिटरमिन करूँगा, कोशिश करूँगा, तो वो अपनी जगह को चेंज करके यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ डिटरमिन करूँगा, वो अपनी जगह को चेंज करके यहाँ पे चली जाएगी। लेकिन फिर भी ये देखा गया कि न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलना है क्योंकि ये वेव है और ये क्लाउड की तरह इधर उधर घूमता रहता है 3 डाइमेंशनल स्पेस में। ये लाल रंग का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस के आसपास 3 डाइमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के आसपास दिखाई देती है। तो ये साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। तो साई स्क्वायर जो है represent probability of finding the electron around the nucleus in 3 डाइमेंशनल space called orbital। Did you understand this? वीडियो को 2-3 बार जरूर सुनना, मैं आपको पहले बता दूं, तो फिर आपको वैसे 2-3 बार नहीं, मेरा पढ़ा हुआ तो एक बार भी अच्छे से सुनोगे ना, अच्छे से, तो आपको समझ लग जाएगी। हाँ, ये है कि जब पहला पेज आएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब दूसरा पेज आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो आप फील करोगे कि पहले पेज में जो चीज़ें सर बोल रहे थे वो अब उनके आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं। इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, सो हमने अब ये पढ़ना है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हाइड्रोजन एटम के लिए कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। तो है, तो ऐसा है कि जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एनर्जीज की वैल्यूज निकली और वो वैल्यूज कॉन्टिन्यूस थी, फाइनेट थी, फिक्स थी, क्वांटाइज थी, और उन एनर्जी की वैल्यूज को क्या बोला गया, ईजन वैल्यूज। क्या बोला गया, ईजन वैल्यूज।
और इनके साथ जो वेव फंक्शन यानी साए एसोसिएटेड था उसे बोला गया ईजन फंक्शन या ईजन वेव फंक्शन। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू द हाइड्रोजन एटम। जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो जो सॉल्यूशन है उसने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की इक्वेशन ने सॉल्यूशन के बाद हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करी। उनमें से कुछ वैल्यूज कॉन्टिन्यूस थी, फाइनाइट थी, क्वांटाइज थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और उन एक्सेप्टेड वैल्यू को ईजन वैल्यूज बोला गया। जो नहीं एक्सेप्ट की गई उनको रिजेक्ट कर दिया गया और इन ईजन वैल्यूज के साथ कुछ वेव फंक्शन एसोसिएटेड था जिसे ईजन वेव फंक्शन बोला गया। तो अब इसकी एक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एक नहीं, वैसे तो बहुत सारी लिमिटेशन है आउट ऑफ द वे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एग्जैक्टली मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए तो नहीं सॉल्व की जा सकती, बट डेफिनेटली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये डेफिनेटली सॉल्व की जा सकती हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए 1926 से लेके 2020 तक साइंटिस्ट अभी भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे काम कर ही रहे हैं। डेफिनेटली दे आर स्टिल डूइंग वर्क अपॉन इट। आपको याद होगा कि आपने एक ऑर्बिट का कंसेप्ट पढ़ा था, याद है आपको, बोहर मॉडल ऑफ एटम में। तो अब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लें, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। ऑर्बिटल ये है बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें दिखाया गया कि ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास शेल है के एल एम, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये अपने डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ये ऑर्बिटल है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है और इसे ऑर्बिटल कहा गया। पीछे भी मैंने बहुत बार बताया। और ये न्यूक्लियस है, ये लाल रंग का दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के आसपास जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस पे आते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है प्लेनर होती है, सर्कुलर होती है, लेकिन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वेव मोशन होती है। तो वेव मुझे क्या पता यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एक वेव है। वेव कहीं भी फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन 3 डायमेंशनल है ऑर्बिटल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो ऑर्बिट है ना, ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले आया था, तो इसलिए ये उनको डील नहीं करता। तो जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है ना, ये डी ब्रोगले और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए ये डी ब्रोगले और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अज्यूम करके चलता है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 डायमेंशनल तो होते हैं और उनकी शेप अलग अलग होती है। तो ऑर्बिटल्स कई तरह के होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। पर जो ऑर्बिट होते हैं वो तो सर्कुलर ही होते हैं, के एल एम एन। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इन सब की शेप अलग अलग होती है, सबकी शेप अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डम्बेल शेप होता है, डी डबल डम्बेल शेप होता है, एफ बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, हमारे स्कोप से बियॉन्ड 11th स्टैंडर्ड के, वो हम बीएससी लेवल में करेंगे जाके, अगर आप बीएससी परस्यू करते हो केमिस्ट्री में।
तो फिर ही आप करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ही रहने हैं, डिस्क लाइक ही रहने हैं, उनकी शेप यही रहनी है। पर जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 4 तरह के हमने पढ़ने हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो इन सब की शेप अलग अलग होती है, ठीक है। और ऑर्बिट जो हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कोई डायरेक्शन है, ये गोल गोल है, सर्कुलर है। मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, मैं कह सकता हूँ कि ये वाई एक्सिस की तरफ है, मैं कह सकता हूँ ये जेड एक्सिस की तरफ है। नहीं कह सकता ना। तो इनकी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं ना, एस ऑर्बिटल को छोड़ के, जो कि स्फेरिकल है, बॉल की तरह, इसकी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। पर जो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक्सिस की तरफ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है, वाई एक्सिस की तरफ होता है, या जेड एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2n² होते हैं। सपोज कीजिए के शेल है, के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप 1 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 2 1 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आ जाइए एल शेल पे। एल शेल में n की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो फिर से आप 2n² में पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 2 का स्क्वायर, 2 2 का 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल दुनिया का हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, उनमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते दोस्तों। तो अब कौन सी चीज़ मैंने अब आपको डिटेल में नहीं बताई इस वीडियो में, ऑर्बिटल्स की शेप, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आपको बताया जाएगा कि ऑर्बिटल 4 तरह के हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। वो डेलिबरेटली इस वीडियो में नहीं करवाया जा रहा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ज़रूर और डेफिनेटली ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि भैया आप सबसे पहले आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दोबारा से रिपीट कीजिए, डी ब्रोगले प्रिंसिपल को दोबारा से रिपीट कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, उनके नोट्स पढ़िए। चलो फिर उसके बाद मेरा ये वाला लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू, वी कॉल इट अ डे। मैंने ऑर्बिटल्स के बारे में अभी आपको नहीं बताया, ऑर्बिटल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, सी यू टुमारो सेम टाइम। थैंक यू, गुड डे।